Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस नए ट्रेनिंग सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हम प्रिज्मा एक्सेस Yes, I just got my Palo Alto certification with Quick Techie. इस आर्किटेक्चर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और वो है डीएनएस स्ट्रेटेजी। खास तौर पर हमारा फोकस इंटरनल डोमेन और एक्सटर्नल रिजोल्यूशन को कॉन्फ़िगर करने पर होगा। एक टेक यूट्यूबर और ट्रेनर के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए हमें उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर जाना चाहिए। तो चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। डीएनएस असल में क्या है? सिंपल शब्दों में डीएनएस इंटरनेट की एक फोनबुक की तरह काम करता है। जब आप अपने फोन में किसी दोस्त का नाम टाइप करते हैं तो बैकग्राउंड में उसका नंबर अपने आप डायल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने ब्राउजर में कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डीएनएस उस नाम को एक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है ताकि आपका कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट हो सके। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ आपके पास सिर्फ एक फोनबुक से काम नहीं चलेगा, आपको दो अलग अलग फोनबुक्स की जरूरत होगी। पहली फोनबुक आपकी कंपनी की प्राइवेट फोनबुक होगी जिसे हम इंटरनल डोमेन्स कहते हैं। इसमें आपके इंटरनल सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरी और प्राइवेट पोर्टल्स की जानकारी होती है जो बाहर की दुनिया के लिए छुपी होती है। दूसरी फोनबुक पब्लिक फोनबुक होती है जिसे हम एक्सटर्नल रिजोल्यूशन कहते हैं। इसमें उन सभी पब्लिक वेबसाइट्स की जानकारी होती है जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। जब आपके रिमोट यूजर्स प्रिज्मा एक्सेस के थ्रू नेटवर्क से जुड़ते हैं तो ये सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो यूजर की हर एक रिक्वेस्ट को सही फोनबुक के पास भेजे। अगर यूजर कंपनी का कोई प्राइवेट टूल खोलना चाहता है तो रिक्वेस्ट को इंटरनल डीएनएस सर्वर के पास जाना चाहिए, और अगर वो कोई पब्लिक वेबसाइट खोलना चाहता है तो रिक्वेस्ट को एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर के पास जाना चाहिए। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को सही से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो या तो यूजर्स को You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. प्राइवेट ऐप्स का एक्सेस नहीं मिलेगा या फिर उनका इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा। प्रिज्मा एक्सेस इसी पूरी प्रोसेस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल करता है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम इसी मैकेनिज्म को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसे अपने एनवायरनमेंट में एकदम परफेक्टली सेटअप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरा फ्लो कैसे काम करता है। लेफ्ट साइड में हमारा रिमोट यूजर है जो अपने सिस्टम से कोई भी वेबसाइट या पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहा है। यूजर का सारा ट्रैफिक पहले एक सिक्योर टनल के थ्रू बीच में बैठे प्रिज्मा एक्सेस नोड के पास आता है। अब यहाँ प्रिज्मा एक्सेस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह डिसाइड करता है कि इस डीएनएस क्वेरी को कहाँ भेजना है। अगर क्वेरी के अंदर .cop.local जैसा कोई इंटरनल डोमेन है तो ऊपर वाले एरो के थ्रू वो रिक्वेस्ट सीधा इंटरनल डीएनएस सर्वर के पास चली जाती है। लेकिन अगर क्वेरी .google.com जैसी किसी पब्लिक साइट के लिए है तो नीचे वाले एरो के थ्रू वो रिक्वेस्ट पब्लिक डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड हो जाती है। ये स्प्लिट मैकेनिज्म बहुत ही स्मूथ और फास्ट होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें एक कस्टम डीएनएस स्ट्रेटेजी की जरूरत ही क्यों है? हम सीधा डिफॉल्ट सेटिंग्स पर क्यों नहीं छोड़ सकते? इसका जवाब हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस की कोर नीड्स में छुपा है। मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है और उसने अपना लैपटॉप ऑन करके कंपनी के वीपीएन से कनेक्ट किया। अब उसे कंपनी का एचआर पोर्टल खोलना है जिसका नाम HR.local है। अगर प्रिज्मा एक्सेस के पास कोई कस्टम डीएनएस स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो वो इस .local वाले नाम को पब्लिक इंटरनेट के डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा। पब्लिक डीएनएस सर्वर को तो पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी का प्राइवेट पोर्टल क्या है। वो सीधा एक एरर वापस कर देगा कि साइट मिली ही नहीं। इससे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा और आपके आईटी हेल्प डेस्क पर टिकट्स की लाइन लग जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके इंटरनल डोमेन्स और सर्वर्स की जानकारी पब्लिक नेटवर्क पर लीक हो। कस्टम डीएनएस स्ट्रेटेजी बनाकर हम एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। हम प्रिज्मा एक्सेस को साफ बता देते हैं कि भाई अगर कोई इस स्पेसिफिक नाम की डिमांड करे तो उसे सिर्फ हमारे प्राइवेट और सिक्योर सर्वर्स के पास ही भेजना। इससे न सिर्फ डेटा सिक्योर रहता है बल्कि लेटेंसी भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि रिक्वेस्ट फालतू में इंटरनेट पर यहाँ वहाँ नहीं भटकती।
प्रिस्मा एक्सेस के अंदर डीएनएस प्रॉक्सी का जो फीचर है वो इस पूरी प्रॉब्लम को बहुत ही एलिगेंट तरीके से सॉल्व करता है। वो एक स्मार्ट मिडिलमैन की तरह काम करता है जो हर क्वेरी को एनालाइज करके उसे सबसे सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसी वजह से हम इस आर्किटेक्चर को इतना महत्व देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस इंटरनल पार्ट को एक्चुअल में कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। इस फ्लोचार्ट में हमने डीएनएस प्रॉक्सी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को विजुअलाइज किया है। सबसे ऊपर यूजर की रिक्वेस्ट आती है। ये रिक्वेस्ट सीधा प्रिस्मा एक्सेस डीएनएस प्रॉक्सी के पास जाती है जो एक डायमंड शेप बॉक्स में दिखाया गया है। यहाँ पर प्रॉक्सी चेक करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट हमारे इंटरनल रूल से मैच करती है। अगर हाँ, तो लेफ्ट साइड वाले पाथ के थ्रू ट्रैफिक कॉर्पोरेट नेटवर्क में चला जाता है जहां उसे फास्ट और सिक्योर एक्सेस मिलता है। और अगर कोई रूल मैच नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड वाले पाथ से पब्लिक इंटरनेट पर ग्लोबल रिजोल्यूशन के लिए चला जाता है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल डेप्थ में चलते हैं और समझते हैं कि हम इंटरनल डोमेन्स को प्रिस्मा एक्सेस में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम स्ट्रेटा क्लाउड मैनेजर या पैनोरमा यूआई में जाते हैं तो हमें इंटरनल डीएनएस सर्वर सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इस स्टेप का मेन गोल प्रिस्मा एक्सेस को ये बताना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से डोमेन्स प्राइवेट हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए किन सर्वर्स के पास जाना है। इसे हम इंटरनल डोमेन रिजॉल्व रूल्स कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको अपने इंटरनल डोमेन का नाम देना होता है। यहाँ हम वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि हम डोमेन के नाम के आगे एक स्टार या एस्टरिस्क लगा देते हैं, जैसे कि star.company.local। इसका फायदा ये होता है कि अब इस डोमेन के अंडर आने वाले जितने भी सबडोमेन्स होंगे, जैसे कि mail.company.local या फिर portal.company.local, वो सब इस एक रूल से कवर हो जाएंगे। आपको हर एक छोटे नाम के लिए अलग रूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन लिस्ट ऐड करने के बाद आपको कस्टम डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस देनी होती है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर और एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर दोनों की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें। इससे आपके नेटवर्क में एक बैकअप या रिडंडेंसी बन जाती है। मान लीजिए अगर किसी वजह से प्राइमरी सर्वर डाउन हो गया तो प्रिस्मा एक्सेस तुरंत सेकेंडरी सर्वर से कांटेक्ट कर लेगा और यूजर का काम नहीं रुकेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक रूल के अंदर आप मैक्सिमम 1024 डोमेन एंट्रीज ही डाल सकते हैं, जो कि किसी भी बड़े एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा होती हैं। इस तरह से हमने अपने प्राइवेट फोन बुक की सारी सेटिंग्स प्रिस्मा एक्सेस को समझा दी हैं। अब उसे एग्जैक्टली पता है कि इंटरनल ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है। ये डायग्राम इंटरनल डोमेन रिजोल्यूशन के कॉन्फ़िगरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हमने एक वाइल्ड कार्ड रूल सेट किया है जो है star.coop.com। जब भी इस डोमेन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो टारगेट सर्वर्स वाले नोड पर जाती है। यहाँ से सिस्टम के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला है प्राइमरी डीएनएस सर्वर जिसकी आईपी एड्रेस 10.1.1.53 है और दूसरा है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। दोनों ही सर्वर्स फाइनली डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व कर देते हैं, जिससे एक फेलसेफ और रिलायबल सिस्टम बनता है। इंटरनल डोमेन सेट करने के बाद हमारा अगला कदम होता है एक्सटर्नल या पब्लिक रिजोल्यूशन को कॉन्फ़िगर करना। इसका मतलब है कि जब यूजर फेसबुक, लिंक्डइन या किसी भी पब्लिक इंटरनेट साइट को एक्सेस करना चाहेगा तो उसका डोमेन नेम कैसे रिजॉल्व होगा। प्रिस्मा एक्सेस हमें इस काम के लिए 3 बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन है प्रिस्मा एक्सेस डिफॉल्ट। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो प्रिस्मा एक्सेस अपने खुद के ग्लोबल क्लाउड डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड होता है क्योंकि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने पूरी दुनिया में अपने सर्वर्स इस तरह से डिजाइन किए हैं कि यूजर को सबसे कम लेटेंसी मिले। दूसरा ऑप्शन है इंटरनल डीएनएस। कई कंपनीज की पॉलिसी बहुत सख्त होती है। वो चाहते हैं कि यूजर चाहे इंटरनेट की साइट ही क्यों न खोल रहा हो, उसका डीएनएस क्वेरी पहले कंपनी के खुद के प्राइवेट सर्वर से होकर गुजरे ताकि उस पर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग लगाई जा सके। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी भी ऐसी है तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कस्टम। इसमें आप किसी भी थर्ड पार्टी पब्लिक डीएनएस प्रोवाइडर की आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि गूगल डीएनएस या क्लाउडफ्लेयर। एक मॉडर्न टेक यूट्यूबर होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई बहुत ही स्पेसिफिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप प्रिस्मा एक्सेस डिफॉल्ट को ही चुनें। ये न सिर्फ परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है बल्कि आपको लोकलाइज्ड रिजोल्यूशन भी देता है। मतलब अगर आपका यूजर जापान में बैठा है
तो उसे जापान का ही लोकल सर्वर मिलेगा, जिससे वेब पेज बहुत जल्दी लोड होगा। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए भी एक क्लियर और क्रिस्प रूल सेट कर देते हैं। इस फ्लोचार्ट में हमने पब्लिक डीएनएस क्वेरी के तीनों ऑप्शंस को दिखाया है। सबसे ऊपर पब्लिक डीएनएस क्वेरी आती है, जो रिजोल्यूशन ऑप्शंस वाले डिसीजन बॉक्स में एंटर करती है। यहाँ से 3 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता प्रिज्मा एक्सेस डिफॉल्ट डीएनएस का है, जो नीचे जाकर ऑप्टिमाइज्ड क्लाउड रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरा रास्ता रिक्वेस्ट को वापस इंटरनल डीएनएस की तरफ मोड़ देता है, और तीसरा रास्ता कस्टम थर्ड पार्टी डीएनएस की तरफ जाता है। आप अपनी आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई भी पाथ चुन सकते हैं। अब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे टेक्निकल और सबसे जरूरी पार्ट पर आते हैं, और वो है डीएनएस प्रॉक्सी मैकेनिज्म को समझना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ट्रबल शूटिंग में कभी नहीं अटकेंगे। जब हमने कहा कि प्रिज्मा एक्सेस इंटरनल डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजता है, तो बैकग्राउंड में क्या होता है? दरअसल प्रिज्मा एक्सेस यहाँ एक डीएनएस प्रॉक्सी की तरह काम करता है। वो यूजर से रिक्वेस्ट लेता है और फिर अपनी तरफ से आपके कॉर्पोरेट डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि इस प्रोसेस में सोर्स आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब भी कोई प्रॉक्सी बीच में आता है, तो वो ओरिजिनल यूजर की आईपी छुपाकर अपनी आईपी लगा देता है। अगर हम मोबाइल यूजर्स की बात करें जो ग्लोबल प्रोटेक्ट ऐप से कनेक्टेड हैं, तो जब प्रिज्मा एक्सेस डीएनएस प्रॉक्सी आपके इंटरनल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसका सोर्स आईपी उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइंट आईपी पूल का पहला आईपी एड्रेस होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रिमोट नेटवर्क्स या ब्रांच ऑफिस की बात करें, तो इंटरनल क्वेरीज के लिए सोर्स आईपी ईबीजीपी राउटर एड्रेस बन जाता है। अब ये समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके डेटा सेंटर में जो फायरवॉल या राउटर्स लगे हैं, वो इस नए सोर्स आईपी को नहीं पहचानते। अगर आपने अपने कॉर्पोरेट फायरवॉल में इन आईपी एड्रेसेस से आने वाले डीएनएस ट्रैफिक को अलोव नहीं किया है, तो वो सारी रिक्वेस्ट्स ब्लॉक हो जाएंगी और यूजर का नाम रिजॉल्व नहीं होगा। इसलिए जब भी आप प्रिज्मा एक्सेस को डिप्लॉय करें, तो ये मेक श्योर करें कि आपने मोबाइल यूजर के आईपी पूल और रिमोट नेटवर्क के राउटर एड्रेसेस को अपने ऑन प्रेमाइसेस फायरवॉल के अलोव लिस्ट में डाल दिया है। ये एक छोटी सी सेटिंग है, लेकिन इसके बिना पूरा सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। ये डायग्राम डीएनएस प्रॉक्सी के सोर्स आईपी ट्रांसलेशन को बड़े ही आसान तरीके से समझाता है। लेफ्ट से रिमोट क्लाइंट अपनी ओरिजिनल क्लाइंट आईपी के साथ प्रिज्मा एक्सेस डीएनएस प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजता है। प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को लेता है और सोर्स नैट करके आईपी पूल के पहले आईपी एड्रेस के साथ कॉर्पोरेट फायरवॉल की तरफ फॉरवर्ड करता है। कॉर्पोरेट फायरवॉल के पास एक अलोव रूल होना चाहिए जो इस नए आईपी को एक्सेप्ट करे। इसके बाद रिक्वेस्ट इंटरनल डीएनएस सर्वर तक पहुंचती है और उसी रास्ते से वापस रिजॉल्व होकर यूजर तक पहुंच जाती है। इस स्लाइड में हम कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स की बात करेंगे जो आपके सिस्टम को सुपर रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि नेटवर्क में कभी भी कुछ भी फेल हो सकता है। मान लीजिए आपका प्राइमरी डीएनएस सर्वर अचानक से हैंग हो गया या ट्रैफिक ओवरलोड की वजह से रिस्पांस नहीं दे रहा है। ऐसे में प्रिज्मा एक्सेस के पास एडवांस्ड आर कोड सपोर्ट का एक बहुत ही शानदार फीचर है। आर कोड का मतलब होता है रिस्पांस कोड। डीएनएस प्रोटोकॉल में अलग अलग एरर्स के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं। अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर कम्युनिकेट करने में फेल हो जाता है, तो वो एक कोड जनरेट करता है जिसे आर कोड 2 या सर्व फेल कहते हैं। इसी तरह अगर वो सर्वर क्वेरी का जवाब देने से साफ मना कर दे, तो आर कोड 5 या रिफ्यूज्ड एरर आता है। प्रिज्मा एक्सेस इतना स्मार्ट है कि जैसे ही उसे ये एरर कोड्स मिलते हैं, वो बिना यूजर को परेशान किए बैकग्राउंड में तुरंत सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर फेलओवर कर देता है। इसके अलावा आप यूडीपी क्वेरी रिट्राइज भी सेट कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर डीएनएस सर्वर से कोई जवाब नहीं आया, तो कितने सेकंड के बाद रिक्वेस्ट को दोबारा भेजना है और मैक्सिमम कितनी बार रिट्राई करना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, वो है स्प्लिट डीएनएस और स्प्लिट टनलिंग के बीच का फर्क। स्प्लिट डीएनएस सिर्फ और सिर्फ इस बात को कंट्रोल करता है कि नाम को रिजॉल्व करने वाली क्वेरी टनल के अंदर जाएगी या बाहर, जबकि स्प्लिट टनलिंग आपके एक्चुअल डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। आप ऐसा सेटअप भी कर सकते हैं जहां डीएनएस क्वेरी तो टनल के अंदर प्राइवेट सर्वर पर जाए, लेकिन एक्चुअल वीडियो या वेब ट्रैफिक सीधा इंटरनेट पर चला जाए। ये सारे एडवांस्ड कंट्रोल्स आपको अपने नेटवर्क को फाइन ट्यून करने की पूरी आजादी देते हैं। ये विजुअलाइजेशन हमें एडवांस्ड आर कोड हैंडलिंग के बारे में बताता है।
सबसे ऊपर से DNS रिक्वेस्ट जनरेट होती है और प्राइमरी DNS के पास जाती है। अगर प्राइमरी सर्वर आरकोड 2 या आरकोड 5 जैसे एरर्स रिटर्न करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी DNS की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सर्वर कोई जवाब ही नहीं देता और टाइम आउट हो जाता है तो सिस्टम रिट्राई अटेम्प्ट वाले नोड पर जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद प्राइमरी सर्वर को फिर से पिंग करने की कोशिश करता है। तो आज के इस अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन को हम समराइज करते हैं और कुछ गोल्डन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं। हमने शुरुआत की थी फर्स्ट प्रिंसिपल से, जहां हमने समझा कि DNS एक फोन बुक है और हमें अपने प्राइवेट और पब्लिक ट्रैफिक के लिए सही फोन बुक का चुनाव करना होता है। सही DNS स्ट्रेटेजी का सिंपल सा रूल है, प्राइवेट ट्रैफिक प्राइवेट रास्तों से जाना चाहिए और पब्लिक ट्रैफिक पब्लिक रास्तों से। कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। आपके जितने भी सर्विस कनेक्शंस और रिमोट नेटवर्क्स हैं उन सब पर DNS राउटिंग के रूल्स एक जैसे होने चाहिए ताकि पूरे ग्लोबल नेटवर्क में कोई भी कन्फ्लिक्ट न आए। सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्क एडमिन्स अक्सर करते हैं वो है फायरवॉल के रूल्स को अपडेट न करना। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अपने कॉर्पोरेट फायरवॉल की अलोव लिस्ट में प्रिज्मा एक्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट्स और क्लाइंट IP पूल्स को जरूर ऐड करें, वरना आपकी सारी DNS प्रॉक्सी क्वेरीज ब्लॉक हो जाएंगी और आप परेशान होते रहेंगे। जब आप पूरा सेटअप कर लें तो उसे टेस्ट करना बिल्कुल न भूलें। अलग अलग लोकेशन से कनेक्ट करके DNS रिजोल्यूशन को चेक करें और पिंग टेस्ट चलाकर देखें कि लेटेंसी कितनी आ रही है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपके यूजर्स को एक तो बिल्कुल फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, दूसरा आपके नेटवर्क में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचेगा और तीसरा आपका पूरा रिमोट एक्सेस एनवायरनमेंट हाईली सिक्योर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने नेटवर्क को सिक्योर रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नेटवर्किंग। आखिरी स्लाइड के इस फ्लोचार्ट में हमने पूरी प्रोसेस की एक क्विक समरी दी है। सबसे पहले हम DNS स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने का गोल सेट करते हैं, फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिजोल्यूशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है अपने फायरवॉल की अलोव लिस्ट्स को अपडेट करना। ये करने के बाद हम कनेक्टिविटी और रिट्राइज को टेस्ट करते हैं और इस पूरे फ्लो का फाइनल रिजल्ट होता है एक एकदम सीमलेस और सिक्योर यूजर एक्सपीरियंस। इसी के साथ हमारा ये फ्लो यहाँ कंप्लीट होता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.